Hello everyone. Good evening, good evening, good evening. And here we are with the last lecture of drafting. ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. अब न्यू सिलेबस वाले बोलेंगे मैम ये कौन सा चैप्टर है, हम लोगों ने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तुम लोगों को नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला लेक्चर है ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, तो ये वाला लेक्चर सिर्फ ओल्ड सिलेबस वालों को देखना है. अब आता है मैम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस वाला चैप्टर जो है वो कितना बड़ा है, सिर्फ तीन पेजेस का चैप्टर है, सिर्फ तीन. मैम क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 3 पेज आपने नोट्स बनाए होंगे? नहीं मेरी जान, ये जो लेक्चर, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है हम लोग मॉड्यूल से करने वाले हैं. मॉड्यूल में सिर्फ 3 पेजेस का है. आपको इसमें सिर्फ एक और दो टॉपिक्स पढ़ने और आप लोगों का पूरा हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो हम लोग फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग करते हैं कंपाउंडिंग. आप लोग आर्बिट्रेशन के कॉन्सेप्ट से तो वाकिफ हो, है ना? आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई हम कोर्ट के टेडियस प्रोसीजर में नहीं जाना चाहते हैं और इसलिए हम लोग सिविल केसेस जो होते हैं, हमारे सिविल मैटर्स जो होते हैं, जैसे घर के झगड़े झाटे और हमारे भाई से झगड़ा हो गया, मैट्रिमोनियल इश्यूज हो गए, मैट्रिमोनियल नहीं आएगा, ठीक है, बट हमारे जो भी सिविल मैटर्स आते हैं वो सारे मैटर्स हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर लेते हैं. करेक्ट है कि नहीं? सिमिलरली क्रिमिनल मैटर्स का क्या, अब आपने सिविल के लिए तो आर्बिट्रेशन दे दिया, क्रिमिनल मैटर्स के लिए क्या दिया हमको? अगर क्रिमिनल मैटर में कोर्ट में नहीं जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो भाई, अगर तुम्हें पता है कि तुमने गलती कर दी है, अगर तुम्हें पता है कि तुमने रायता ऑलरेडी फैला दिया है और तुम जानते हो कि तुम अपनी इज्जत तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो तुम क्या करोगे? कोर्ट के बाहर गवर्नमेंट से ही सेटल कर लेते हो. मैम गवर्नमेंट सेटल कर सकती है क्या? हाँ जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे सेबी हो गई, ठीक है, हमारे इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट डीई, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी या डीई दोनों बोलते हैं फेमा के केस में, तो हम उनसे भी क्या कर सकते हैं? सेटल कर सकते हैं मैटर. या फिर हम कंपनी के केस में कर सकते हैं एनसीएलटी के साथ सेटल. सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने गलतियां की हैं, अगर आपने क्रिमिनली कोई गलती की है तो आप वो मैटर रिजॉल्व कर सकते हो, आप वो मैटर सॉल्व कर सकते हो, सेटल कर सकते हो उसी पर्टिकुलर केस का रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ. क्लियर है? अब मैम क्या कितनी भी बड़ी गलती कर दी हम वो कर सकते हैं? नहीं मेरी जान, सिर्फ कुछ लिमिटेड गलतियां होती है जिसको आप क्या कर सकते हो? कोर्ट के बाहर उसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने सेटल कर सकते हो. आप सिर्फ उनको एक रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन दोगे और उनको बोलोगे कि सर मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं सेटल करना चाहता हूं. लेकिन जितनी पेनल्टी आपको उस एक्ट के अकॉर्डिंग पे करनी थी वो तो करनी ही थी, साथ में आपको कंपाउंडिंग के अलग सी फीस पे करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि आप कोर्ट के बाहर मैटर सेटल कर रहे हो. आ रहा है समझ में? तो मैम जब हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है तो हम कोर्ट में क्यों ना जाए? क्योंकि मेरी जान, कोर्ट में सबसे पहले तो आपका केस बहुत लंबा चलता है, आप उस केस में बहुत लंबे उलझे हुए होते हो, पहली चीज. दूसरी चीज कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि जज को अगर जुडिशियली सही लगे तो आपको और बड़ी सजा दे सकता है. ठीक है. तीसरी चीज, आपकी रेपुटेशन पूरी 12 बज जाती है रेपुटेशन की. तो ये सारे मैटर्स को ध्यान में रखते हुए कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट आया कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो, यू प्लीड गिल्टी, आप गिल्टी मान जाओ, हो जाओ और आप अपना जो मैटर है वो कोर्ट के बाद सेटल कर लो. इससे कोर्ट का भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्डर किया और कोर्ट के बाहर सेटल, वो नहीं होगा. सीआरपीसी को यहाँ पर अवॉइड करो. हम सीआरपीसी में मर्डर, रेप, ये वाले कॉन्सेप्ट्स को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये वाले क्राइम्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. हम कौन से क्राइम्स कंसिडर करेंगे वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पूरे जोश के साथ लास्ट लेक्चर में आग लगा देते हैं, एंड दैट इज कंपाउंडिंग. देखो भाई, कंपाउंडिंग मीन्स व्हाट? द अक्यूज्ड. अक्यूज्ड मतलब नालायक. नालायक मतलब कौन? जिस पर इल्जाम लगाए. अभी हम इसको गिल्टी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अभी उस पर इल्जाम लगाए, अब वो गिल्टी खुद को एक्सेप्ट करेगा. सो अक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट हैव कम टू द टर्म्स. अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पर अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट ने एक टर्म्स पर आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो जो पूरा मैटर जो है उसको सेटल कर रहे हैं एक अग्रीमेंट के तौर पर, जिसमें कंप्लेनेंट अग्री करता है कि ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को आगे प्रोसिक्यूट मत करो.
अब तुम बोलोगे मैम कौन कंप्लेनेंट, यहाँ पर कंप्लेनेंट कौन होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होगी, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होगी वो कंप्लेनेंट होगी, उसका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या होगा, कंप्लेनेंट होगा। तो वो कंप्लेनेंट, या फिर कंपनी के केस में कंप्लेनेंट तो क्रेडिटर, शेयर होल्डर, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है ना। तो अगर वो अग्री करे कि अक्यूज्ड जो है वो कोर्ट के बाहर मैटर सेटल कर ले और अक्यूज अपनी गलती मान ले, तो फिर वो क्या करेंगे, वो प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, मतलब कोर्ट में नहीं जाएंगे, उसकी बजाय वो कोर्ट के बाहर मैटर सेटल कर लेंगे। सो द अक्यूज एंड द कंप्लेंट मेक अ जॉइंट एप्लीकेशन, इसमें दोनों पार्टीज मिलकर जॉइंटली अप्लाई करती है कोर्ट को कि दोनों ने अग्री कर लिया है, अब हम प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते। तो आपको अप्लाई कहां करना है उसके लिए, कोर्ट में, ठीक है। सो कंपाउंडिंग में कॉम्प्रोमाइज होता है, एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है। While in case of imposition of fine under the provision there is no agreement as such. Generally offenses which are of private nature and not serious are made compoundable, ठीक है। मतलब कि अगर कोई ऐसे मैटर्स है जिसमें इम्प्रिजनमेंट होने के चांसेस है, मतलब कि या तो इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी है या फिर इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ लग भी सकता है ना, या फिर फाइन के साथ लगेगा ही। जैसे तीन तरह के ऑफेंस होते हैं, एक होते हैं इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वाले, एक होते हैं इम्प्रिजनमेंट और फाइन वाले, या फिर ओनली फाइन वाले। तो ओनली फाइन वालों की तो कंपाउंडिंग हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वाले की कंपाउंडिंग कभी नहीं हो सकती है, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन वालों की भी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें इम्प्रिजनमेंट लग सकता है। लेकिन वो वाले जिसमें इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी, उसकी कंपाउंडिंग कभी भी नहीं होगी। आ रहा है समझ में सबको, बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो जो सीरियस नेचर के होते हैं उनकी कंपाउंडिंग कभी भी नहीं होती। सीरियस नेचर के वही होंगे ना जिसमें इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी है। जो नॉर्मल, जो बेसिक क्राइम्स होते हैं उसकी इम्प्रिजनमेंट क्यों कंपलसरी होगी। आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत एडवांटेजेस होते हैं, मैं बता ही चुकी हूँ। जैसे आपको कोर्ट का जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होता है, कंपाउंडिंग जो है वो पार्टीज को बहुत सारा हैजल, जितना भी आपको पैसा, मनी, टाइम, एफर्ट, जितना भी आपको बहाना पड़ता है ना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, वो सबसे आप बच जाते हो और अपनी रेपुटेशन आप बचा लेते हो। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, कंपाउंडिंग इज अ गुड वे ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स ऑन मैटर्स, कमेंट। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कंपाउंडिंग को एक्सप्लेन करना है और कंपाउंडिंग के क्या फायदे हैं जो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिखा है वो आपको लिखने रहेंगे। तो आपको ऐसे कमेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आते हैं कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 441 जो है वो बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, नॉट ऑल ऑफेंसेस मैम, only certain offenses. So as per section 441 subsection notwithstanding anything contained in CRPC, मतलब क्या बोल दिया कि आपको CRPC को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या बोलना है, वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी offense punishable under this act which is committed by either a company or any officer thereof, तो या तो कंपनी वो ऑफेंस कमिट करे या उसी कंपनी का कोई ऑफिसर वो ऑफेंस कमिट करे, तो कंपाउंडिंग कर सकता है। किसके पास जाकर, वो रिटन एप्लीकेशन लगाएगा, किसके पास जाकर, ट्रिब्यूनल के पास जाकर, ठीक है। और अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन, जो ऑफेंस का जो मैक्सिमम फाइन है, अगर आपको याद हो तो कोई भी ऑफेंस होता है ना तो हमेशा मिनिमम बताते हैं कि मिनिमम इतना फाइन लगेगा, विच में बी एक्सटेंडेड अप टू 50,000 रुपीज और विच में भी एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज। तो बोल रहे कि मैक्सिमम फाइन जिस ऑफेंस का 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए तक का है, वो ऑफेंस को कंपाउंडिंग कौन कर सकता है, वो ऑफेंस की कंपाउंडिंग रीजनल डायरेक्टर भी कर सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑथराइज ऑफिसर भी कर सकता है। तो वैसे तो एनसीएलटी करता है, बट अब अमेंडमेंट आया था और अमेंडमेंट के हिसाब से अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, आपका मॉड्यूल ही पढ़ रही हूं मैं ना, है ना। तो ऑफेंस वैसे तो एनसीएलटी कंपाउंड करता है, बट अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है जिसका मैक्सिमम फाइन अगर 5 लाख रुपए तक का है, तो वो रीजनल डायरेक्टर या फिर कोई ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करे तो वो भी इसे कंपाउंड कर सकता है। क्लियर है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोल रहे ट्रिब्यूनल को कि नहीं तुम ही कंपाउंड करो, तो फिर ट्रिब्यूनल करेगा। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। लेकिन अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि चलो मैंने एक बार तो ऑफेंस कर लिया, ठीक है, एक बार तो ऑफेंस कर लिया, अब मैम वापस से मैं ऑफेंस करूंगी तो क्या मेरी कंपाउंडिंग उसी ऑफेंस की हो सकती है? अगर आप एक बार ऑफेंस करते हो और आपकी कंपाउंडिंग हो चुकी है, द फर्स्ट ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड, ओके। अब आपको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड मिला है,
ठीक है, आपको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड मिला है। सो इफ इट ऑल, अगर आप 3 साल के अंदर अंदर सिमिलर ऑफेंस, सेम पर्सन या सेम कंपनी सिमिलर ऑफेंस करती, सिमिलर बोला, आइडेंटिकल नहीं बोला है, हूबहू सेम ऑफेंस नहीं देखेंगे, सिमिलर, सेम, करीब करीब सेम ऑफेंस भी करता है, तो उसका कंपाउंडिंग नहीं होगा, उस ऑफेंस की क्या नहीं होगी, कंपाउंडिंग नहीं होगी। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, ठीक है। सो एनी ऑफेंस, एनी सेकंड ऑफेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years, मतलब अगर आपने वापस से वही ऑफेंस किया बट वो 3 साल की पीरियड के बाद किया, अगर आपने एक ऑफेंस किया, 3 साल गुजर गए, ठीक है, अब आपने वो ऑफेंस कमिट किया, तो उसको हम फर्स्ट ऑफेंस ही ट्रीट करेंगे, मतलब उस सेकंड ऑफेंस को हम ऐसे मानेंगे कि वो फर्स्ट ऑफेंस है और वो वापस कंपाउंड हो सकता है। आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफेंस हुआ, अब 3 साल निकल चुके हैं, सब आपको भूल चुके हैं, अब आपको वापस अगर आप सेम ऑफेंस कमिट करते हो तो आप उसकी कंपाउंडिंग करवा सकते हो, बट ये 3 साल में उसी ऑफेंस की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। एवरी एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग शैल बी मेड टू आरओसी। अभी हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, सेबी अभी मैंने बोला आरओसी को जाना है। कंपनीज एक्ट के तहत अगर कोई कंपनीज एक्ट के अंडर अगर कोई ऑफेंस है और उसकी कंपाउंडिंग हो रही है, तो आप किसके पास जाओगे, आरओसी, हु शैल फॉरवर्ड द सेम टुगेदर विद हिज कमेंट्स टू द ट्रिब्यूनल और आरडी और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हम तो पढ़ चुके हैं ना, या तो ट्रिब्यूनल या आरडी या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख के हिसाब से। तो सबसे पहले आप तो आरओसी के पास जाओगे, आरओसी वो एप्लीकेशन को देखेगा, परखेगा कि कंपाउंडिंग होने लायक है भी या नहीं, और उसे ट्रिब्यूनल को भेजना है या आरडी को भेजना है या किसी और ऑफिसर को भेजना है, ये आरओसी डिसाइड करेगा। और फिर उसके बाद वो जो एप्लीकेशन होगी उसमें आरओसी अपने कमेंट्स ऐड करेगा और फिर वो किसको दे देगा, सीधे सीधे वो दे देगा उसी ट्रिब्यूनल या आरडी को, ठीक है। वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन वेदर बिफोर और आफ्टर प्रोसिक्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर केस लॉ होता है। अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप कंपाउंडिंग कर ही सकते हो। अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब आपकी दिमाग की बत्ती जली, नहीं नहीं यार, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग तो बहुत लंबी चौड़ी चल रही, मैं तो ना बाहर मैटर सेटल कर लेता हूँ, मैं एज एन अक्यूज मैं जाकर कंप्लेनेंट से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि सर प्लीज अपन बाहर सेटल कर लेते हैं, हम गिल्टी एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, कंपाउंडिंग के लिए आरओसी को अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने आरओसी को अप्लाई किया, एन इंटीमेशन शैल बी गिवन बाय द कंपनी टू आरओसी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफेंस इज सो कंपाउंडेड। आ रहा है समझ में सबको? तो आप चाहे प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के पहले ही कंपाउंडिंग कर दो या प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करो, कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा आरओसी को 7 दिनों के अंदर अंदर। सो सिंपल सी बात है, हमने आरओसी को अप्लाई कर दिया, आरओसी ने मैटर ट्रिब्यूनल को भेज दिया, ट्रिब्यूनल ने मैटर कंपाउंड कर दिया, ट्रिब्यूनल ने जिस दिन कंपाउंडिंग का आपको डिसीजन सुनाया ना, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप आरओसी को भाव दो और आरओसी को जाकर इंटीमेट कर दो कि सर मेरी कंपाउंडिंग हो चुकी है, ठीक है। सो वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर प्रोसिक्यूशन, नो प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड टू सच ऑफेंस ईदर बाय एनी पर्सन। एक बार कंपाउंडिंग स्टार्ट हो गई ना, प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी ध्यान से सुनना, अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है बट कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर दिया है। एक बार मैंने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर दिया, अब मेरे अगेंस्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। मतलब कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लग जाना और आरओसी को वो एप्लीकेशन एनसीएलटी को फॉरवर्ड कर देना, वहां पर मेरी कंपाउंडिंग स्टार्ट हो गई है, अब मेरे अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकता है। ये कौन सा बोलता है, कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और अब मेरे दिमाग की बत्ती चली है कि नहीं नहीं मुझे तो कंपाउंडिंग करना है, सो सच कंपाउंडिंग शैल बी फर्स्ट brought to the notice by registrar in writing to the court। अब पहले आरओसी कोर्ट को बताएगी कि सर रुक जाओ, अभी प्रोसीडिंग कंटिन्यू मत करो। हाँ मैं जानता हूं कि कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है बट अभी प्रोसीडिंग कंटिन्यू मत करो, क्योंकि वो जो भाई साहब थे अक्यूज्ड, उसका क्या हुआ, दिमाग की बत्ती जली है और अब उनको कंपाउंडिंग करनी है। क्लियर है सबको? तो अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है, और अगर हो चुकी है तो आरओसी राइटिंग में कोर्ट को बोलेगा कि प्रोसीडिंग कंटिन्यू मत करो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। यस, ओके।
the tribunal, regional director or any other officer, as the case may be, while dealing with the proposal or default in compliance with any provision which requires a company or its officer or deliver the registrar any return, or if it or he thinks fit to do so, any officer to file with registrar any additional fees. मतलब कि आरओसी को सिंपल सी बात है, एनी करके जो भी चीज ऐड की है, सिर्फ इतना सा बोला गया, आरओसी को पूरी तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। जो भी इन्फो चाहिए, कंपनी को तो करना ही है, जो अक्यूज है उसको तो करना ही है, कंप्लेनेंट है उसको तो करना ही असिस्टेंस प्रोवाइड, लेकिन जो आरओसी है उसको भी ट्रिब्यूनल या ऑथराइज पर्सन या फिर आरडी, इनको प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करना है इन डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है सबको? ये क्या हो गया? कंपनीज एक्ट। अब आता है सेबी एक्ट। सेक्शन 24A ऑफ सेबी एक्ट जो है वो खुद ही कंपाउंडिंग अलाउ करता है, ठीक है। वो क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, an offense punishable with imprisonment only or with imprisonment and also with fine may either before or after be compounded by SAT or a court before which such proceedings are pending। मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑफेंस है जो imprisonment only वाले भी है या imprisonment and also with fine वाले भी है, वो भी आप क्या कर सकते हो? कंपाउंड कर सकते हो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। मतलब सेबी एक्ट क्या बोल रहा है? इम्प्रिजनमेंट ओनली, इम्प्रिजनमेंट एंड विद फाइन, इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन वाले भी आप क्या कर सकते हो गाइस? कंपाउंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप किसके पास जाओगे? जैसे हम कंपनीज एक्ट में किसके पास गए? एनसीएलटी। यहाँ पर हम किसके पास जाएंगे? सैट के पास जाएंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। ओके, compounding can cover appropriate prosecution filed by SEBI before criminal courts। Prosecution means what? Filing of criminal complaints, ठीक है। So compounding सिंपल सी बात है, वही सारी चीजें बोली कि भाई कंपाउंडिंग जो है वो प्रोसिक्यूशन को क्या कर देगा? रोक देगा। क्लियर है? यस, बढ़ेंगे आगे। चलो, अब एक बार कंपाउंडिंग स्टार्ट हो गई, प्रोसिक्यूशन रुक जाएगी। अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका है और कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लग चुकी है तो प्रोसिक्यूशन वहां पर भी रुक जाएगी। अब देखो, कोई भी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के पहले कुछ फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है सेबी के अंदर, ठीक है, सेबी एक्ट के अंदर। देखो क्या क्या है। सबसे पहले क्या वायलेशन इंटेंशनल था? अब हर्षद मेहता जैसे स्कैम है तो वायलेशन क्लियरली इंटेंशनल था, तो क्या वायलेशन इंटेंशनल था या मिस्टेक थी? ठीक है, गलती से मिस्टेक। उसके बाद पार्टीज कंडक्ट एंड डिस्क्लोजर ऑफ फुल फैक्ट्स। इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पार्टीज का कोऑपरेशन कैसा था, उनका कंडक्ट कैसा था, उन्होंने क्या पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के साथ या उन्होंने वहां पर बहुत नखरे दिखाए हैं। उसके बाद ग्रेविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैसा है, मतलब चार्ज कितना बड़ा या कितना छोटा है। जैसे इनसाइडर रीडिंग हो हमेशा बड़ा चार्ज मानते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस, वो आदमी कितना नालायक है, पहले उसने कितनी गलतियां की है। Whether there was any circumstances beyond the control of the party, क्या ऐसे circumstances हुए हैं जो पार्टी के कंट्रोल में नहीं थे, इसके कारण उसने गलती की है, ठीक है। उसके बाद वायलेशन वाज टेक्निकल, मतलब कितना माइनर या मेजर नेचर का था या वो टेक्निकल गलती थी, सिर्फ छोटी मोटी गलती जो कंप्यूटर चलाने ना चलाने के कारण आपने कर दी है, या फिर आपको थोड़ी बहुत आप टेक्नोलॉजी से आप इतने वाकिफ नहीं थे जिसके कारण आपने वो गलती कर दी, तो कितना बड़ा वायलेशन था। उसके बाद इन्वेस्टर को कितना नुकसान और आपको कितना फायदा हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 500 करोड़ का नुकसान कर दो और उसके बोलो मैं कंपाउंडिंग करना चाहता हूं, तो बेटा इतना भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद प्रोसेसेस व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सिंस द वायलेशन टू मिनिमाइज फ्यूचर वायलेशंस, ठीक है। मतलब कि वायलेशन के बाद और क्या क्या प्रोसेसेस या और क्या क्या उस पर पेनल्टीज या फाइन लग चुके हैं अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी बैंक अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दिए हैं, या फिर उसकी बिजनेस एक्टिविटीज सीज कर दी है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर लिया गया है। ऐसा अगर कुछ भी होता है तो अभी तक क्या किया गया है वो भी देखा जाएगा। उसके बाद कंप्लायंस शेड्यूल प्रपोज बाय द पार्टी क्या कंप्लायंस आगे करने का प्रॉमिस करता है। सो यू हैव टू बेसिकली प्रॉमिस दैट व्हाट आर कंप्लायंसेस आई विल अडहेयर टू इन फ्यूचर। वो आगे के लिए क्या प्रॉमिस कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसको क्या मिले कंप्लायंस करने ना करने के कारण, ठीक है। उसके बाद उनको क्या दिख रहा है कि भाई सेम नॉन कंप्लायंस वो आगे कितने कर सकता है, मतलब सेम नॉन कंप्लायंस आगे कितना करने के चांसेस। फॉर एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं ना कि एक बार आपका ऑफेंस हो जाए तो 3 साल तक आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर 60 अगर अब अलाउ कर रहा है कंपाउंडिंग, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि यही बंदा आगे फ्यूचर में कितनी बार ये नॉन कंप्लायंस कर सकता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से।
क्या वो बंदा सारे इन्वेस्टर्स के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए अग्री कर रहा है या नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सिविल एनफोर्समेंट एक्शन बाय द अक्यूज्ड, मतलब कि जो भी आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने आपसे जो जो अभी तक करने को बोला था, जो जो आपसे अभी तक आप पर एक्शन लागू किया था, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एक्टिविटी सीज करने को आपको बोला गया है और आपने वो अगर कर दी है, आप उसको पूरा पालन कर रहे हो, तो फिर आपको बोलेंगे चले यार गुड बॉय है। आ रहा है समझ में? सो आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग द इन्वेस्टिगेशन, मैं प्रोसिक्यूशन की बातें कर रही हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हूँ। जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया, उसके बाद आपने उसकी कितनी बातें मानी है, ठीक है? उसके बाद क्या कोई और इन्फोर्समेंट एक्शन आपके अगेंस्ट लिया गया है? जैसे वही मैंने आपको बताया, बिजनेस एक्टिविटीज बंद कर देना, प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर लेना, ठीक है, या फिर आपके जो फॉर्म है उसको बंद करवा देना फॉर द टाइम भी। इस तरह का कुछ भी आपके अगेंस्ट किया है, आपकी कंपनी को इनएक्टिव होल्ड कर देना, ठीक है, आपके एनुअल रिटर्न रिजेक्ट कर देना, ये सब छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जो आपके अगेंस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद और कोई नेसेसरी फैक्टर्स है तो वो उसको देखेंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। तो सेबी की केस में आप एप्लीकेशन किसको करोगे? बेसिकली या तो आप सैट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कोर्ट में अप्लाई करके और एक उसकी कॉपी ईडी को दे सकते हो। ईडी कहाँ है? एनफोर्समेंट डायरेक्टर सेबी के ही ऑफिस में ईडी बैठता है, मुंबई ऑफिस में, ठीक है? सेबी का जो मुंबई में ऑफिस है वहां पर ईडी बैठता है, तो आप उसको एक कॉपी सेंड कर सकते हो कोर्ट में अप्लाई करने के बाद। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। सो any party who wishes to compound offense shall file an appropriate application, ठीक है, where complaint is pending with the copy addressed to prosecution defense, which will forward application request to be placed before the high powered committee। अगर prosecution institute हो चुका है तो फिर आप कोर्ट को अप्लाई करोगे, अगर नहीं हुआ तो फिर सैट को अप्लाई। तो जैसे आरओसी का केस था, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही सेम केस है। क्लियर है? तो आप लोगों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें पूरा प्रोसेस दिया है कि कैसे आप कंपाउंडिंग करोगे अंडर सेबी एक्ट। क्लियर है? यस। अब आता है फेमा। फेमा बेसिकली बात करता है, फेमा में सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 itself contains what? Penal provisions। सेक्शन 13 itself contains what? Penal provisions। penal provisions किसकी बात करता है कि भाई फेमा के अंडर आपने वायलेशन किया तो सेक्शन 13 में पूरे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आपको कितनी इंप्रिजनमेंट होगी, कितना फाइन लगेगा, वो सब कुछ आपको इसमें दिया हुआ है। क्लियर है सबको? तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ सीधे सीधे सेटल कर सकते हो मॉनिटरी पेनल्टी पे करके। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द लिटिगेशन। सो एनी कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 13 एंड एप्लीकेशन मेड बाय द पर्सन कमिटिंग बी कंपाउंडेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन। अब यहां पर ना टाइम लिमिट दे दी कि कंपाउंडिंग कितने दिनों में करनी है। तो आपने अप्लाई किया, उससे 180 दिनों में कंपाउंडिंग हो जानी चाहिए। कौन करेगा? यहां पर भी ईडी करेगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, दोनों एक ही है, ठीक है। ईडी यहां पर क्या करेगा? यहां पर कंपाउंडिंग करेगा। अब इसमें फेमा की केस में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन हो गई? आरबीआई। तो या तो ईडी करेगा या फिर आरबीआई कोई और ऑफिसर को ऑथराइज करे तो वो करेगा, बट कंपाउंडिंग कितने दिनों में हो जानी चाहिए? 180 दिनों में हो जानी चाहिए। क्लियर है सबको? और वही सेम चीज लिखिए, एक बार कंपाउंडिंग हो गई, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, एक बार जो मैंने कंपाउंडिंग कर दी, 3 साल तक कंपाउंडिंग वापस नहीं होगी। क्लियर है सबको? 3 साल बीत चुके, अब वापस सिमिलर ऑफेंस होता है सेम पर्सन के द्वारा, तो वो ऑफेंस को हम फर्स्ट ऑफेंस ही मानेंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। So the government has, in consultation with RBI, reviewed the procedures of compounding. The procedures have been reviewed to provide comfort to the citizens by minimizing the transaction cost. तो इसमें 180 दिन का इसीलिए टाइम दिया गया है ताकि कॉस्ट कम हो और कंपाउंडिंग जल्दी से जल्दी स्पीडी वे में और स्पीडी डिस्पोजल हो जाए कंपाउंडिंग केसेस का, इसीलिए इसको रिव्यू किया गया था। क्लियर है? यस, ठीक है। तो इसमें सारा जो है वो कौन करता है? डायरेक्टरेट ऑफ enforcement। Clear है? Yes. So RBI will be required to conclude all the cases within 180 days from the application and the sum worked out after compounding has to be paid within 15 days। तो आपको जब कंपाउंडिंग का 180 दिन में कंपाउंडिंग आरबीआई करेगी, अब तुम भी कुछ कर लो, तो जो अक्यूज्ड होगा जिसने कंपाउंडिंग कर ली है उसको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना रहेगा। कौन सा पेमेंट? जितना कंपाउंडिंग में आपको बोला गया है उतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कितने दिनों में? 15 दिन। फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। ये 3 साल का पीरियड तो आप लोग जानते हो। क्लियर है? यस,
डन. सो दिस वाज अ वेरी 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 स्मॉल चैप्टर जो आप लोगों को समझ में आ गया है. अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कंसेंट ऑर्डर्स पर. तो कंसेंट ऑर्डर मैं बताती हूँ. कंसेंट ऑर्डर ऐसा कुछ अलग नहीं है, सेम ही है. So consent order means what? An order settling administrative or civil proceedings between the regulator or the party who may prima facie be found to have violated security laws. ठीक है. तो consent order बेसिकली क्या होता है? अगर आप कोई भी तरह का वायलेशन करते हो अंडर सिक्योरिटी लॉ, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी और जो अक्यूज्ड होता है, ठीक है, अक्यूज्ड और रेगुलेटरी अथॉरिटी दोनों मिलकर अग्री करते हैं म्यूचुअली कि हम कंपाउंडिंग कर ले. ठीक है. तो जो ऑर्डर रेगुलेटरी अथॉरिटी पास करती है उसको हम बोलते हैं कंसेंट ऑर्डर. कंसेंट ऑर्डर क्यों बोलती है? क्योंकि दोनों ने आपस में मेल मिलाप कर लिया और दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई कोर्ट में केस नहीं लेके जाएंगे, हम तो इसको बाहर ही सेटल करेंगे. सो कंसेंट ऑर्डर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी of wider array of enforcement remedial actions which will achieve by the twin goals, that is remedy and deference without resorting to litigation, lengthy proceedings and consequent delays. तो consent order basically वही compounding की जो फायदे होते हैं वही consent order के होते हैं. ठीक है. अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो कंपाउंडिंग जो होता है बेसिकली वो कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी करती है. ठीक है. इसमें आपका सैट करता है सेबी में और फेमा में आपका आरबीआई करता है, डी करता है बेसिकली, है ना. लेकिन अगर हम कंसेंट ऑर्डर की बात करें तो कंसेंट ऑर्डर तब होगा जब कंप्लेनेंट खुद रेगुलेटरी अथॉरिटी हो. ठीक है. और कंपाउंडिंग में जो कंप्लेनेंट होता है वो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है. करेक्ट है ना. तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई शेयर होल्डर, कोई क्रेडिटर, कोई इन्वेस्टर, कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है कंपाउंडिंग के केस में. कंसेंट ऑर्डर तभी दिया जाएगा जब एक पार्टी जो वायलेशन का केस लगा रही है वो खुद रेगुलेटरी अथॉरिटी हो एंड दे आर क्लेमिंग दैट द पर्सन और द अक्यूज्ड हैज वायलेटेड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी लॉ. तो उस केस में फिर कंसेंट ऑर्डर पास किया जाएगा. क्लियर है सबको? तो सेबी एक्ट 15 सेक्शन 15T ऑफ सेबी एक्ट 1992 में कंसेंट ऑर्डर को कंसिडर किया गया है. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. Yes, so this was a very small chapter of compounding, and with this old syllabus new syllabus खत्म होता है. Now I'm going to come up with a random video. ठीक है. बहुत ही जनरल वीडियो होगा which will be for everybody. ठीक है. जिसमें आएगा इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स कौन कौन से हैं और ड्राफ्टिंग कैसे करनी है और कैसे पढ़ना है, लास्ट के मंथ में कैसे पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में बताने वाली हूँ. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, खूब एंजॉय करो. लास्ट मंथ चिल करो. चिल एज एन पढ़ते हुए चिल करो. ठीक है. एंजॉय करो अपनी पढ़ाई को. उसको इतना बर्डन सम मत बनाओ कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. ठीक है. अगर आप उसको एज अ बर्डन बनाकर और सर पर रखकर चलोगे ना तो वो बर्डन ही रहेगा. लेकिन अगर तुम उस बर्डन को एंजॉय करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी एग्जाम्स अच्छी जाएगी. स्टे कॉन्फिडेंट. कितनी भी मेहनत कर ली, अगर उस टाइम पर कॉन्फिडेंस लूज किया ना तो सब पानी में जाएगा और भाड़ में भी जाएगा. ठीक है. तो कॉन्फिडेंस को हमेशा सर पर रखना है अपने. किसी को देखकर नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी फटी पड़ी है, भले अंदर से कितनी फटी पड़ी हो. ठीक है. राइट. ऑल राइट. सो ऑल द बेस्ट. आई हैड ग्रेट सेशंस विद यू ऑल. रिविजन वाले, है ना. एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है मैंने सारे लेक्चर्स के लिए, तो आप लोग वो देख सकते हो. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय.